नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो इंसान होने के अर्थ को ही नई रोशनी में दिखाती है। बुक का नाम है अवर इनर एप और इसके लेखक हैं फ्रांस डे वॉल, जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्राइमेट वैज्ञानिकों में से एक हैं। यह बुक हमसे एक बहुत सरल पर अत्यंत गहरी बात कहती है। मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है। मनुष्य उसी निरंतर चलती जैविक कहानी का हिस्सा है। हम जैसा सोचते हैं, जिस तरह क्रोधित होते हैं, जिस तरह प्रेम करते हैं, जिस तरह शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और जिस तरह क्षमा करते हैं, इन सब की जड़ें हमारे सबसे करीबी जीव पूर्वजों में छिपी है। चिंपांजी और बोनोबो दोनों हमारे लगभग 98% समान आनुवंशिक भाई हैं, पर दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। चिंपांजी उग्र, सतालोभी और क्षेत्रवादी होते हैं, जबकि बोनोबो शांति प्रिय, सहानुभूतिशील और सहयोगी होते हैं। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, मनुष्य इन दोनों का मेल है। हमारे भीतर एक भीतरी चिंपांजी भी है और एक भीतरी बोनोबो भी। हमारी राजनीति में चिंपांजी बोलता है, हमारी दया और करुणा में बोनोबो चमकता है। हमारे संघर्षों में चिंपांजी उठ खड़ा होता है, हमारी क्षमा में बोनोबो मुस्कुरा देता है। आवर इनर ऐप यही दिखाती है कि मनुष्य का सर्वोत्तम और सबसे बुरा रूप कहाँ से जन्म लेता है। यह हमारी जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज, नैतिकता और भावनाओं हर परत को एक एक कर खोलती है। आइए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, हमारी असली जड़ें, मनुष्य और उसके पूर्वज। बुक की शुरुआत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार से होती है। अगर मनुष्य को समझना है तो पहले मनुष्य को विशेष मानने वाली सोच छोड़नी होगी। हम यह मानते आए हैं कि मानव व्यवहार पूरी तरह संस्कृति, समाज या शिक्षा का परिणाम है, परंतु फ्रांस डे वॉल बताते हैं कि हमारे अनेक व्यवहार जैसे ईर्ष्या, सहयोग, हिंसा, दया, समूह बनाना, बदला लेना, क्षमा करना, सबके बीज हमारे प्राइमेट पूर्वजों में पहले से मौजूद हैं। हमारी नैतिकता और हमारी क्रूरता दोनों धरती पर हमसे पहले चलती आ रही एक लंबी जैविक कहानी के हिस्से हैं। जीव विज्ञान को समझे बिना मानव मन को समझा ही नहीं जा सकता। चैप्टर 2, चिंपांजी, सत्ता, संघर्ष और राजनीति की जड़ें। अब हम चलते हैं चिंपांजी की दुनिया में। यह दुनिया इंसानी राजनीति का लगभग सीधा प्रतिबिंब है। चिंपांजी समूहों में सत्ता की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कौन मुखिया बनेगा, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन किसे गिराएगा, सब कुछ एक जीवंत राजनीतिक नाटक जैसा लगता है। एक युवा नर अगर देखता है कि मुखिया बूढ़ा हो रहा है तो वह धीरे धीरे दूसरे मजबूत नर के साथ गुप्त गठबंधन बनाना शुरू करता है। एक दिन अवसर देखकर दोनों पुराने मुखिया पर हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। क्या यह आपको किसी मानव राजनीतिक कथा जैसा नहीं लगता? चिंपांजी मुखिया के पास केवल बल नहीं होता, बल्कि रणनीति होती है। किसे शांत करना है, किसे दंड देना है, किसके साथ रहना है, किसको साथ रखना है और किससे डरना है। फ्रांस डे वॉल बताते हैं, सत्ता कभी अकेले की नहीं होती, सत्ता संबंधों के जाल से चलती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है, चाहे वह परिवार हो, कार्यालय हो या देश। लेकिन एक और रोचक बात यह है कि चिंपांजी जितने उग्र होते हैं, उतने ही गहरी मिलाप कला भी जानते हैं। लड़ाई के बाद एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे की सफाई करना, गुस्सा ठंडा करके फिर से साथ आना, यह दिखाता है कि संघर्ष और मेल मिलाप दोनों उनकी प्रकृति में है, जैसे मनुष्य में होते हैं। चैप्टर 3, बोनोबो, करुणा, प्रेम और शांति का वृक्ष। अब हम उस दुनिया में आते हैं जहाँ चिंपांजी से बिल्कुल उल्टा वातावरण है। यह है बोनोबो। बोनोबो बहुत कम हिंसक होते हैं। उनकी दुनिया में तनाव को प्रेम, कोमलता, आपसी स्पर्श और सहानुभूति से हल किया जाता है। उनके समूहों में महिलाओं का नेतृत्व सामान्य है और शक्ति कमजोर को नहीं दबाती, बल्कि उसे सहारा देती है। डे वॉल कहते हैं,
बोनोबो हमें दिखाते हैं कि मानव करुणा की जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन हैं। अगर कोई बोनोबो दुखी हो जाए तो दूसरे आगे बढ़कर उसे सांत्वना देते हैं। अगर समूह में तनाव बढ़ जाए तो वे संघर्ष को प्रेम से शांत कर देते हैं। वे भोजन साझा करते हैं, अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, कमजोर को बचाते हैं। जो व्यवहार मनुष्य में नैतिकता या सभ्यता कहलाता है, वह बोनोबो में स्वाभाविक रूप से दिखता है। दया और सहानुभूति मनुष्य की कमजोरी नहीं, उसकी प्रकृति है। चैप्टर 4, हमारा दोहरा स्वभाव, भीतरी चिंपांजी और भीतरी बोनोबो। अब बुक का सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है। मनुष्य में दो चेहरे हैं, एक उग्र, एक शांत, एक सदाचालित, एक सहानुभूतिपूर्ण, एक क्रोधित, एक दयालु। और हमारे भीतर एक चिंपांजी भी है और एक बोनोबो भी। परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन सामने आएगा। डर और असुरक्षा हो तो हमारा भीतर का चिंपांजी जाग जाता है। सुरक्षा और भरोसा हो तो हमारा भीतर का बोनोबो उभर आता है। मनुष्य की प्रकृति स्थिर नहीं, उसे आकार दिया जा सकता है। चैप्टर 5, शक्ति, नेतृत्व कहाँ से जन्म लेता है। मनुष्य शक्ति चाहता है, यह बात हम इतिहास की हर पंक्ति में पढ़ते आए हैं। पर फ्रांस डे वॉल कहते हैं कि शक्ति की जड़ें किसी राज्य या संस्कृति, धर्म या सभ्यता से नहीं आई। शक्ति तो उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी जैविक स्मृति। नेतृत्व बल से नहीं, भरोसे से पैदा होता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि जिसके पास ताकत है वही नेता है, लेकिन चिंपांजी की दुनिया में ताकत केवल शुरुआत है, शक्ति कुछ और है। एक नर चिंपांजी बहुत बलशाली हो सकता है, पर यदि वह दया नहीं दिखाता, यदि वह बच्चों और कमजोरों की रक्षा नहीं करता, यदि वह समूह में शांति नहीं रखता, तो समूह धीरे धीरे उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। फ्रांस डे वॉल बताते हैं कि सबसे सफल अल्फा वह नहीं जो सबसे ज्यादा घूंसे मारता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा रिश्ते बनाता है। वह बुजुर्गों को साथ रखता है, माताओं को सुरक्षा देता है, बच्चों से स्नेह करता है, कमजोरों को डराता नहीं बल्कि उन्हें उनके पास जाकर बैठता है। वे कहते हैं शक्ति का आधार डर नहीं, विश्वास है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। सच्चा नेता वही है जिसके पास पीछे लोग सहर्ष खड़े हों, न कि वह जो चाबुक से भीड़ को आगे बढ़ाए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार है, गठबंधन की शक्ति। दो औसत चिंपांजी एक शक्तिशाली चिंपांजी को मिलकर पछाड़ सकते हैं। मनुष्य की राजनीति में, कार्यालयों में, यहाँ तक कि परिवारों में हम इसे रोज देखते हैं। शक्ति कभी अकेली नहीं चलती, शक्ति रिश्तों की बनावट से चलती है। फ्रांस डे वॉल यहाँ एक बेहद रोचक दृश्य बताते हैं। एक बूढ़ा चिंपांजी अल्फा था, उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी। दो युवा नर तय करते हैं कि वे इसे हटाएंगे, लेकिन जैसे ही पहला हमला होता है, बूढ़े चिंपांजी का मानवीय गुण उभर कर सामने आता है। वह समूह की मादाओं की ओर दौड़ जाता है और आश्चर्यजनक रूप से मादाएं उसे बचाने के लिए युवा नर पर टूट पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वह नर उन्हें सम्मान देता था, उनके बच्चों की रक्षा करता था, उनके साथ हिंसा नहीं करता था। यह दृश्य हमें समझाता है, नेतृत्व सनाइयों का खेल नहीं, नेतृत्व नैतिकता का खेल है। चैप्टर 6, प्रेम और लैंगिकता, संघर्ष या संबंध। यह चैप्टर शायद बुक का सबसे संवेदनशील परंतु सबसे शिक्षाप्रद भाग है। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, यदि आप यह समझना चाहते हैं कि मनुष्य संबंध क्यों बनाता है, तो पहले यह समझ लें कि हमारे पूर्वज संबंधों का उपयोग कैसे करते थे। चिंपांजियों में लैंगिकता अक्सर तनाव और सत्ता खेल का हिस्सा बन जाती है। नर आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं, मादाएं अक्सर किसी मजबूत नर की ओर आकर्षित होती हैं ताकि उनके बच्चे अधिक सुरक्षित रहें। यहाँ प्रेम कम, रणनीति अधिक दिखाई देती है। लेकिन बोनोबो की दुनिया में चित्र बिल्कुल उल्टा है। बोनोबो संबंधों को संघर्ष कम करने का माध्यम बनाते हैं। उनके लिए स्पर्श हिंसा का विकल्प है। यदि वातावरण में तनाव बढ़ता है तो वे एक दूसरे के करीब आकर तनाव को शांत कर देते हैं। उनके समाज में लैंगिकता केवल प्रजनन नहीं, बल्कि यह आराम, सुरक्षा, बंधन और मित्रता का साधन भी है। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, बोनोबो ने यह खोज लिया है कि तनाव को घूंसे से नहीं, स्पर्श से भी कम किया जा सकता है, और यही कारण है कि उनके समूहों में हिंसा बहुत कम है। वे बताते हैं कि बोनोबो मादा
अक्सर नेतृत्व में रहती है और मादा गठबंधन इतना मजबूत होता है कि कोई भी नर अपनी शक्ति का अनुचित इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक महत्वपूर्ण बात, हम संबंध इसलिए नहीं बनाते क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है। हम संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह हमारी प्रकृति है, क्योंकि संबंध हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, क्योंकि स्नेह तनाव का सबसे गहरा समाधान है। चैप्टर 7, हिंसा। क्या मनुष्य जन्म से क्रूर है? अब हम बुक के सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण चैप्टर पर आते हैं। यह चैप्टर एक कठिन प्रश्न से शुरू होता है। क्या मनुष्य मूलतः हिंसक है? इसका उत्तर न हाँ है न ना। उत्तर एक बहुत लंबी जैविक कहानी में छिपा है। चिंपांजी कभी कभी बहुत हिंसक हो जाते हैं। वे दूसरे समूहों पर हमला करते हैं, कभी कभी हत्या भी कर देते हैं। उनकी हिंसा अक्सर क्षेत्र, संसाधनों और सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन हमने कभी कभी एक ऐसी योजना और सामूहिकता दिखाई देती है जो हमें विचलित कर देती है। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, नर चिंपांजी एक सीमा पार गश्ती दस्ता जैसे होते हैं। वे चुपचाप दुश्मन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला नर मिल जाए तो वे उसे मार देते हैं। यह सुनकर लगता है जैसे किसी युद्ध का दृश्य हो, परंतु बोनोबो की दुनिया में हिंसा लगभग ना के बराबर है। दोनों हमारे समान पूर्वज हैं, फिर यह अंतर क्यों? डिवॉल के अनुसार हिंसा जन्मजात है, पर उस पर रोक लगाने की क्षमता भी जन्मजात है। हिंसा तब बढ़ती है जब संसाधन कम हो, डर बड़ा है जब संसाधन कम हो, डर बड़ा हो और भरोसा टूट जाए। लेकिन जहाँ सुरक्षा और पोषण है, वहाँ सहयोग और दया पैदा होती है। और इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, मनुष्य हिंसा का वारिस है, परंतु शांति का भी उतना ही वारिस है। हम अपने भीतर के किस हिस्से को जगाएंगे, यह हमारे समाज, वातावरण और मानसिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। चैप्टर 8, दयालुता। क्या करुणा मनुष्य की कमजोरी है या उसकी असली ताकत? इस चैप्टर की शुरुआत फ्रांस डे वॉल एक बेहद सुंदर विचार से करते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, तो आपने अपने भीतर छिपी आधी कहानी ही देखी है। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया कठोर है, मनुष्य अपने लाभ के लिए चलता है, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन प्रकृति इससे उल्ट कहती है। हमारे सबसे करीबी प्राणी बोनोबो और चिंपांजी दोनों में दया और करुणा के स्पष्ट, गहरे, बार बार दिखाई देने वाले प्रमाण मिलते हैं। बोनोबो दया का एक सहज रूप। बोनोबो तो मानो दया के जीव हों। अगर कोई बच्चा घायल है तो पूरा समूह उसके आसपास खड़ा हो जाता है। अगर कोई अपाहिज है तो वह पीछे न रह जाए, इसलिए दूसरे उसे सहारा देते हैं। अगर कोई डरा हुआ है तो कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। यह सब बिना किसी खास नैतिक शिक्षा के होता है। यह उनकी प्रकृति है, उनके भीतर बसी करुणा है। डेवॉल कहते हैं, दयालुता प्रकृति का अपवाद नहीं, प्रकृति की भाषा है। चिंपांजी, कठोरता और करुणा का संगम। चिंपांजी सतह पर उग्र दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर भी एक बेहद भावनात्मक दुनिया छिपी है। कई बार नर चिंपांजी झगड़े के बाद अपने दुश्मन को गले लगाते हैं और जैसे यह कहते हैं, लड़ाई ठीक है पर रिश्ता उससे बड़ा है। एक दृश्य में एक बूढ़ा चिंपांजी बीमार होकर जमीन पर पड़ा था। एक युवा चिंपांजी आया, उसके पास बैठा, धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाता रहा। और फ्रांस डे वॉल लिखते हैं, उस क्षण में मुझे मनुष्य और चिंपांजी में कोई अंतर नहीं दिखा। तो क्या करुणा मनुष्य की कमजोरी है? नहीं, करुणा मनुष्य का मूल है। करुणा ही वह शक्ति है जिसने हमारे समाजों, परिवारों और सभ्यताओं को टिकाया है। यदि मनुष्य केवल स्वार्थी होता तो वह कभी झुंड बनाकर नहीं रह पाता। दयालुता सामाजिक गोंद है जो रिश्तों को जोड़ती है, सुरक्षा पैदा करती है और हमें वह बनाती है जिसे हम मानव कहते हैं। चैप्टर 9, द बाइपोलर एप। मनुष्य का दोहरा स्वभाव, प्रकाश और अंधकार का संगम। यह बुक का सबसे दार्शनिक और निर्णायक चैप्टर है। यहीं पर फ्रांस डे वॉल अपना केंद्रीय संदेश देते हैं। मनुष्य दो दुनियाओं का जीव है। हमारे भीतर दो विरासतें काम करती हैं, एक चिंपांजी की और एक बोनोबो की। भीतरी चिंपांजी
हमारे भीतर का संघर्ष, हमारे भीतर गुस्सा है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, डर है, हिंसा की क्षमता है, शक्ति की भूख है। जब जीवन में असुरक्षा बढ़ती है, जब हालात कठिन होते हैं, जब लोग हमसे दूर हो जाते हैं, तो हमारा भीतरी चिंपांजी जाग उठता है। वही चिंपांजी जिसने जंगलों में लड़कर अपना अस्तित्व बचाया। भीतरी बोनोबो हमारे भीतर की रोशनी, हमारे भीतर प्रेम है, दया है, सहानुभूति है, हंसी है, साझा करने की क्षमता है, किसी को गले लगाकर उसका दुख बांटने की शक्ति है। यह बोनोबो हमें जोड़ता है। यह वह हिस्सा है जो शांति चाहता है, जो मेल मिलाप चाहता है, जो रिश्ते संभालना जानता है। तो क्या मनुष्य अंततः कौन है? फ्रांस डे वॉल उत्तर सरल है। मनुष्य एक नहीं है, मनुष्य दोनों है। हम हिंसा कर सकते हैं, लेकिन हम क्षमा भी कर सकते हैं। हम सत्ता के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन प्यार के लिए रो भी सकते हैं। हम दुश्मनी याद रखते हैं, लेकिन हमने माफ़ी की भाषा भी सीख रखी है। दुनिया हमें कैसे बनाती है? मनुष्य की प्रकृति तरल है। आप उसे जैसा वातावरण देंगे, वह वैसा ही व्यवहार करेगा। यदि समाज भय पैदा करे, तो चिंपांजी का हिस्सा मजबूत होता है। यदि समाज सुरक्षा और प्रेम दे, तो बोनोबो का हिस्सा चमकता है। इसका मतलब हमें अपना मनुष्य रूप चुनने की शक्ति है। चैप्टर 10। यह बुक वास्तव में हमें क्या सिखाती है? अब हम उस गहराई पर आते हैं जहां यह बुक मनुष्य की आत्मा को छूती है। नंबर 1, नैतिकता मनुष्य की आविष्कार नहीं, विरासत है। नैतिकता मनुष्य का आविष्कार नहीं, विरासत है। हम नैतिक बनना सीखते नहीं, हम नैतिक पैदा होते हैं। समाज उसे बस दिशा देता है। नंबर 2, हिंसा अंधकार है, पर रोशनी उसकी दुश्मन नहीं, साथी है। हम हिंसक हो सकते हैं, लेकिन शांति हमारी क्षमता के भीतर है। हम बदला ले सकते हैं, लेकिन क्षमा और मेल मिलाप हमें उतना ही सहज मिलता है। मनुष्य का भविष्य हमारी चयन क्षमता में है। हम रोज अपने भीतर तय करते हैं, आज चिंपांजी जागेगा या बोनोबो, आज गुस्सा जीतेगा या धैर्य, आज स्वार्थ जीतेगा या साझेदारी। मनुष्य वही बनता है जो उसके आसपास का माहौल उसे बनाता है। यदि बच्चे को भय दिया जाए, वह संकोची बनता है। यदि प्यार दिया जाए, वह खुला, शांत और दयालु बनता है। यह बात मात्र व्यक्तिगत नहीं, पूरी सभ्यता पर लागू होती है। यह बुक हमें इंसान होने की मूल परिभाषा समझाती है। मानव का अर्थ है एक ऐसा जीव जो संघर्ष और करुणा दोनों का घर है, दोनों दिशाओं में चल सकता है, और यही उसकी विशालता है। आधुनिक जीवन में इस बुक का क्या अर्थ है? अब तक हमने देखा कि मनुष्य दो शक्तिशाली विरासतों को लेकर चलता है, चिंपांजी की शक्ति और संघर्ष की प्रवृत्ति, और बोनोबो की दया और शांति की प्रवृत्ति। प्रश्न यह आता है, आज के मनुष्य के जीवन में इन दोनों का क्या स्थान है? नंबर 1, परिवार के भीतर भीतरी प्राणी। डे वॉल कहते हैं कि हम अपने असली स्वभाव को सबसे पहले घर के भीतर दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो अक्सर उसकी प्रतिक्रिया चिंपांजी जैसी हो जाती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दूरी, तर्क वितर्क। पर वही व्यक्ति जब सुरक्षित और प्रेम से भरे वातावरण में होता है, तो उसका बोनोबो प्रकट होता है। नरमी, ध्यान, देखभाल, सहानुभूति, कोमलता। हम सबके घरों में दोनों रूप रोज बदलते रहते हैं। एक छोटी सी घटना हमारे स्वभाव को हिला देती है, लेकिन फ्रांस डे वॉल बार बार जोर देते हैं, घर का माहौल यह तय करता है कि कौन सा प्राणी भीतर से बाहर आएगा। यदि प्यार है, तो मनुष्य का शांत रूप जागता है। यदि भय है, तो मनुष्य का आक्रामक रूप जागता है। नंबर 2, कार्यालयों और पेशेवर जीवन में। दफ्तर मूलतः एक आधुनिक जंगल है। पद, शक्ति, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा, गठबंधन, समूह गतिविधियां, ये सब चिंपांजी समाज से निकले हुए हैं। फर्क सिर्फ यह है कि चिंपांजी गुस्सा बाह उठाकर दिखाता है, हम मनुष्य ईमेल लिखकर दिखाते हैं। एक अच्छे प्रबंधक में अक्सर वही गुण पाए जाते हैं जो एक सफल चिंपांजी अल्फा में होते हैं। शांति बनाना, कमजोरों की रक्षा करना, संघर्ष को बढ़ाने की बजाय कम करना, और संबंधों को मजबूत रखना। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, नेता वह नहीं जो डर पैदा करे, नेता वह है जो सुरक्षा का भाव उत्पन्न करे। यह बात ऑफिस से लेकर राजनीति तक लागू होती है। ऑफिस से लेकर
राजनीति तक हर जगह लागू होती है। नंबर 3, राजनीति और समाज में। पूरी दुनिया की राजनीति इस बुक का जीवंत प्रमाण है। कभी हम नेताओं में चिंपांजी जैसा उग्र रूप देखते हैं, विभाजन, टकराव, डर फैलाना, और कभी बोनोबो जैसा रूप, सेतु बनाना, रिश्ते जोड़ना, संवाद से समस्या हल करना। डेवॉल का दावा है मानव समाज उतना ही शांत होगा जितनी शांति उसके नेताओं के भीतर होगी। नंबर 4, प्रेम संबंधों में। डेवॉल बताते हैं कि मनुष्य के प्रेम में दोनों पूर्वज बोलते हैं। चिंपांजी हमारी जलन, कब्जे की भावना और भावनात्मक असुरक्षा में दिखाता है। बोनोबो हमारी निकटता, कोमलता और एक दूसरे को सहारा देने की क्षमता में। अगर रिश्ते में डर है तो चिंपांजी जागता है, अगर रिश्ते में भरोसा है तो बोनोबो फूल की तरह खिलता है। नंबर 5, सोशल मीडिया और तकनीक। सोशल मीडिया मानव मस्तिष्क का सीधा दर्पण है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ दोनों रूप मिलते हैं, गुस्सा भी और करुणा भी। नफरत तेजी से फैलती है क्योंकि चिंपांजी की चेतना डर पर पलती है, लेकिन सहायता, समर्थन, शुभकामनाएं भी मिलती हैं क्योंकि भीतर कहीं बोनोबो की आवाज़ भी है जो हमसे कहती है हम एक साथ हैं। अब इस बुक के मनोवैज्ञानिक अर्थ को हम समझते हैं। इनर एप रोजमर्रा में कैसे सक्रिय होता है। अब हम मनुष्य की मनोविज्ञान को और भीतर से समझते हैं। जब मन में दबाव होता है, पैसा, नौकरी, रिश्ते, भविष्य, तो हमारा मस्तिष्क खतरे को महसूस करता है। यही वह क्षण है जहाँ चिंपांजी जागता है। तेज बोलना, चिढ़ जाना, दूसरे पर शक करना, दिमाग में निराशा का उभरना, यह कमजोरी नहीं, एक पुरानी जैविक प्रक्रिया है जो हमें बचाने के लिए बनी थी। जब हम अपने लोगों के बीच होते हैं, दोस्त, परिवार, प्रेम, तो शरीर में तनाव हार्मोन गिरे रहते हैं और सहानुभूति बढ़ जाती है। तभी हमारा इनर बोनोबो बाहर आता है। धीमा बोलना, गले लगाना, सुनना, मदद करना, मुस्कुराना, यही मनुष्य का सुंदरतम रूप है। हर बड़ा निर्णय, गुस्सा करना या शांत रहना, तोड़ना या जोड़ना, सजा देना या माफ करना, हमारे मस्तिष्क में दो आवाज़ों के बीच लड़ाई है, एक चिंपांजी की और एक बोनोबो की। मनुष्य वही बनता है जिस आवाज़ को वह अंततः सुन लेता है। कल्पना कीजिए कि हम एक शांत कमरे में बैठे हैं और इंसान होने के अर्थ पर विचार कर रहे हैं। मनुष्य दो कहानियों का जीव है। एक कहानी जंगलों की है जहाँ शक्ति के लिए संघर्ष चलता था, जहाँ जीने के लिए लड़ना पड़ता था। वह कहानी हमें चिंपांजी की तरह मजबूत, चौकन्ना, प्रतिस्पर्धी बनाती है। दूसरी कहानी प्रेम की है, जहाँ सुरक्षा थी, स्पर्श था, सहयोग था, मुस्कान थी। वह कहानी हमें बोनोबो की तरह कोमल, दयालु, सहानुभूतिशील बनाती है। हम हिंसा के वंशज हैं, पर उतने ही शांति के वंशज भी। हमारे भीतर क्रोध है, पर उतनी ही गहराई में करुणा भी है। हम चोट पहुंचा सकते हैं, पर उसी आसानी से मरहम भी लगा सकते हैं। हमारी असली नैतिकता धर्म से नहीं आई, हमारी जैविक विरासत से आई है। बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ की आंखों में देखकर मुस्कुराता है। वह मुस्कान सभ्यता की देन नहीं, वह लाखों वर्षों के विकास की देन है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर है कि हम अपने भीतर किस प्राणी को भोजन देते हैं। अगर हम भय देंगे तो चिंपांजी बढ़ेगा, अगर हम प्रेम देंगे तो बोनोबो फूलेगा। यह चैन हर दिन होता है, हर सुबह होता है, हर रिश्ते में होता है। अवर इनर एप हमें यह सिखाती है कि मनुष्य एक अधूरा जीव है। वह अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को लेकर चलता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भीतर उस हिस्से को जगाएं जो दुनिया को जोड़ता है, न कि तोड़ता। वह हिस्सा बोनोबो है, हमारी करुणा है, हमारा मानवत्व है। मानव होने के अर्थ पर ध्यान। थोड़ा सांस धीमा कर लीजिए। कल्पना कीजिए हम किसी शांत रात में बैठे हैं। रोशनियां मंद हैं, मन स्थिर है और हम अपने भीतर झांकने की तैयारी कर रहे हैं। इस यात्रा में अब हम कहानी नहीं सुनेंगे, अब हम स्वयं को सुनेंगे, क्योंकि आवर इनर एप केवल एक बुक नहीं, वह एक आईना है, एक दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना असली रूप देख सकता है। धारा फर्स्ट, मनुष्य का उद्गम। हम कहाँ से आए हैं? हम अक्सर अपने आप को असाधारण समझते हैं। हम सोचते हैं मनुष्य अलग है, प्रकृति से ऊपर है,
पशुओं से भिन्न है, परंतु अगर हम थोड़ी देर रुकें और अपनी सांसों की आवाज़ सुनें तो उसमें जंगल की गूंज अब भी छिपी है। हमारे दिल की धड़कनें उसी धरती की धड़कन है जिसमें चिंपांजी का जन्म दिया, जिसने चिंपांजी को जन्म दिया, जिसने बोनोबो को जन्म दिया, जिसने हमें जन्म दिया। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, मनुष्य प्रकृति का मुकुट नहीं, प्रकृति की निरंतरता है। हम दो कहानियों से बने हैं, एक संघर्ष की कहानी, एक करुणा की कहानी। इन दोनों की गूंज आज भी हमारे भीतर है। धारा सेकंड, भीतरी चिंपांजी। हमारे भीतर का अंधकार धीरे से कल्पना कीजिए, एक गहरा जंगल जहाँ कोई नियम नहीं, कोई समाज नहीं, सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई। इस लड़ाई में चिंपांजी ने सीखा डरना, संदेह करना, गुस्सा करना, हमला करना, शक्ति बांटना। हमारे भीतर का चिंपांजी हमारे भय से जन्म लेता है। जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ जाती है तो हम भीतर से सिकुड़ने लगते हैं। हम किसी को दुश्मन मानने लगते हैं, किसी को प्रतिस्पर्धी, किसी को खतरा। हमारा स्वर ऊंचा हो जाता है, हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है। यह कमजोरी नहीं, यह एक पुरानी विरासत है जिसने कभी हमें बचाया था। फ्रांस डे वॉल कहते हैं, भीतर का चिंप तब जागता है जब मनुष्य डरता है। धारा थर्ड, भीतरी बोनोबो। हमारे भीतर की रोशनी। कल्पना कीजिए एक शांत नदी का किनारा, पेड़ों की छाया, शाम की मंद हवा। अब यहाँ किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ गर्माहट है, यहाँ संबंध है। इस संसार में हमारे भीतर का बोनोबो खिलता है। धीरे बोलना, मुस्कुराना, स्पर्श करना, सुनना, सहारा देना, मदद करना। बोनोबो हमें याद दिलाता है कि मनुष्य सिर्फ अस्तित्व का जीव नहीं, अनुभूति का जीव भी है। हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, हम रोते हुए को गले लगा सकते हैं, हम अनजान के लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं, हम किसी का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा सकते हैं। यह सब सीखा हुआ आचरण नहीं, यह प्रकृति है, उतनी ही गहरी जितनी हमारी सांस। धारा 4, जीवन में यह दोनों कैसे टकराते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे भीतर के दोनों प्राणी भी जागते हैं। कभी चिंप सामने आता है, जल्दी में, तनाव में, गुस्से में, अपनापन टूटने पर, डर के समय। कभी बोनोबो, जब कोई मुस्कुराकर मिलता है, जब कोई बात सुन लेता है, जब कोई हमें स्वीकार कर लेता है, जब माहौल सुरक्षित महसूस होता है। डे वॉल कहते हैं, मनुष्य का हर निर्णय इन दो विरासतों के बीच की लड़ाई है। हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हम किसका हाथ कैसे थामते हैं, हम संकट में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, सब कुछ इन दो आवाज़ों का नतीजा है। धारा 5, रिश्तों, समाज और मानवता का गहरा अर्थ। धीरे से समझिए, मनुष्य अकेला जीव है जो अपने अंधकार को पहचान सकता है और फिर भी रोशनी चुन सकता है। हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पछता भी सकते हैं। हम गुस्से में दरवाज़ा पटक सकते हैं, पर अगले दिन धीरे से माफ़ी भी मांग सकते हैं। हम टूट सकते हैं, पर फिर किसी के स्पर्श से जुड़ भी सकते हैं। यही मानवता है। चिंपांजी हमें मजबूत बनाता है, बोनोबो हमें सुंदर बनाता है। धारा 6, सबसे धीमा अंतिम दार्शनिक सार। अब हम उस गहराई पर पहुंच रहे हैं जहां शब्द धीमे होने लगते हैं और अर्थ अधिक स्पष्ट। धीरे धीरे सुनिए, मनुष्य एक विरोधाभास है। वह हिंसा भी है और दया भी, वह भय भी है और प्रेम भी, वह संघर्ष भी है और सहयोग भी। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरी शक्ति है। वह शक्ति है चयन। चयन कि हम किस आवाज़ को सुनेंगे, चयन कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे, चयन कि हम अपने भीतर किस प्राणी को भोजन देंगे। डे वॉल कहते हैं, मनुष्य वह बन जाता है जिसे वह रोज अपने भीतर से उठने देता है। अगर हम भय को पोषित करेंगे तो चिंप पड़ेगा, अगर हम शांति को पोषित करेंगे तो बोनोबो खिलेगा। और अंत में सबसे गहरी सीख यही है, मनुष्य वह जीव है जो अपना भविष्य चुन सकता है। हम सिर्फ प्रकृति के वारिस नहीं, हम उसके रचनाकार भी हैं। हम केवल इतिहास नहीं उठाते, हम उसे आगे भी बढ़ाते हैं। और इस विशाल, जटिल, सुंदर यात्रा में हमारा सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हम अपने भीतर उस हिस्से को जगाएं जो दुनिया को जोड़ता है, न कि तोड़ता।
वह हिस्सा दयालुता है, कोमलता है, मानवीय है, बोनोबो है, वही हमारा इनर लाइट है। अब इस गहरी यात्रा के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने इस पूरी किताब में 2 प्राणियों की आवाज़ें सुनी, एक अंधकार की, एक प्रकाश की, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात फ्रांस डे वॉल हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य अपनी विरासत से भाग नहीं सकता, लेकिन वह अपनी दिशा चुन सकता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस चैनल पर ऐसे ही और भी विचारपूर्ण ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग मुझे लंबे और गहरे प्रोजेक्ट बनाने का हौसला देता है। आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखिए और अपने अंदर की बोनोबो को जिंदा रखिए। धन्यवाद।